नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में फिर एक बार आपका स्वागत। आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं, वो गंभीर है और उस पर बात करना एक एक लिमिट तक ही सही है। उसके आगे आपको निष्कर्ष उसके बाकी पहलुओं से निकालना पड़ेगा। वो बात है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है, उन्होंने जो आज अडानी के मामले में निर्णय दिया है कि ओसीसीआरपी नाम की जो एक संस्था है, जिन्होंने अडानी की अ, अ, धोखेधड़ी का कुछ सबूत इकट्ठे किए और उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया। हालाँकि ऐसे पहले ऐसे भी हुआ था कि सिटीज़न लैब नाम की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन थी, यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की और उन्होंने अ, भीमा कोरेगाँव में जिन जिन लोगों को पकड़ा है, उन्हें पूरी तरह से फँसाया गया है और उन्हें मालवेयर डालकर उनके अकाउंट को हैक करके उनके अकाउंट में वो प्लान किया गया है, जिसके लिए उनको पकड़ा है, ऐसा कहा था। अब इसके बाद एक और एक घटना घटी कि अडानी के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट लाई और वो रिपोर्ट से बड़ी खलबली मची और बहुत बड़ा नुकसान अडानी का हुआ क्योंकि उसमें क्लियर कट इंटरनेशनल लेवल के सबसे बड़े फ्रॉड अडानी को कहा गया। लेकिन अब ये बात पहुंची जाकर सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की एक गरिमा रही है हमेशा। लेकिन 2014 के बाद में पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये सरकार के जो मित्र हैं, उनके इच्छा से ही अ, जो चीज़ें आती हैं इंस्टीट्यूशन से बाहर जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट्स हो, वहाँ से वही आता है जो वो चाहते हैं। अब इसमें एक पेच है और वो पेच मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। अब ओसीसीआरपी की अपनी एक कुशलता है और वो करना उनका काम है। उनका काम है जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पैरेलल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर वो काम करते हैं ओसीसीआरपी, जो इस तरह के इतने बड़े धोखाधड़ी की जाती है या पैसा साइफन किया जाता है या चाइनीज डायरेक्टर और शेल कंपनीज, ये सारी बातें जो हैं उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और लोगों के सामने रखा। इट्स अ पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट, पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कई उसके विकल्प हैं कि वो जजमेंट क्या दे। सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है, उनका अपना प्रेरोगेटिव है कि वो अधिकार का इस्तेमाल करके जो चाहे वो निर्णय दे सकते हैं। लेकिन देश की सार्वभौमता और देश के लोकतंत्र के हित में वो निर्णय होना चाहिए और संविधान के दायरे में होना चाहिए। इसके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो ये है कि कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी अगर कुशलता से कोई बड़ा घोटाला अगर ढूंढ निकाले, तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व बनता है कि वो खुद अपनी कमिटी अपॉइंट करके उसे खोजें या फिर अ, वो मंत्रालय पूरी तरह से उसे नकारने से अच्छा किसी मंत्रालय के किसी कैबिनेट मंत्री को कहें कि आपके मंत्रालय के कक्ष में, जैसे कि यहाँ उद्योग मंत्री के कक्षा में यानी फाइनेंस मिनिस्टर यानी अर्थ मंत्री की कक्षा में वो ये सारी चीजें आती है, उनके दायरे में ये सारी चीजें आती है, तो वो इसके ऊपर हमें पूरी तरह से संशोधन करके अहवाल दे। लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं है और कहा कि सेबी काबिल है और सेबी ने इसका पूरा ये करना है, निर्णय देना है और ओसीसीआरपी का जो पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट था, उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया था सिटीजन लैब का जो रिपोर्ट आया था, उससे भी इस देश में किसी भी संस्था ने एंटरटेन नहीं किया। अब इसके विपरीत एक चीज है और न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 लाइन आई थी न्यूज़ क्लिक के बारे में और वो कोई गुनाह भी नहीं था। फिर भी उसके ऊपर न्यूज़ क्लिक पर छापा मारा गया और उसके लोगों को पकड़ा गया। 2 लोग अंदर है, एक को अप्रूवर बनाने की कोशिश चल रही है।
प्रवीर पुरकाष्ठा को अंदर है और बाकी लोगों को कन्विक्ट की सूची में डालने का पूरी तरह से इंतजाम पूरा हो चुका है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये कोई बाहरी उनको जमानत देने के लिए ये नहीं कि बाहरी कोई न्यूज़पेपर में 2 लाइनें छपती है तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर केस हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तो ये यहाँ लागू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना नज़रिया बदल दिया। हिंडनबर्ग के मामले में पहले बदल दिया था कि हिंडनबर्ग एक बाहरी रिपोर्ट है, उसको हम विश्वास नहीं कर सकते। ताकि न्याय संहिता जो नई बनी है, वो अडानी के लिए अलग है और पूरे देश के लिए अलग है। ये बात इससे दिखाई देने लगती है। और दिखाई देने लगती है का मतलब ये है कि कोई भी जिसको बुद्धि है, ऐसा सिटीज़न, ऐसा नागरिक निष्कर्ष पे आ सकता है कि न्याय संहिता अडानी के लिए अलग है या दोस्तों के लिए अलग है और बाकी नागरिकों के लिए अलग है। तो ओसीसीआरपी की अ, जो रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे खुलासे ऐसे हैं कि जिससे अडानी की सिर्फ इंक्वायरी नहीं, इमीडिएटली जेपीसी बिठाना यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग थी, वो पूरी करना बहुत ज़रूरी था। सरकार ने उसे उचित नहीं समझा, इतना ही नहीं कि असंवैधानिक तरीके से सांसदों को संसद से बाहर कर लिया, करीब-करीब 150 सांसदों को, और पूरे तानाशाही रवैये से जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया। तो आपके सामने अब विकल्प तो बहुत बचता ही नहीं है, क्योंकि आप अगर इस देश में इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, यानी विपक्ष ने इलेक्शन कमिश्नर से 6 महीना हो गया अभी अपॉइंटमेंट मांगी है, तो 5-6 महीने में अपॉइंटमेंट दी नहीं गई। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती है, वो मैं बता रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर उनकी पार्टी के लिए गए, तो आज तक ये तय नहीं हो पाया कि सभापति निर्णय क्यों नहीं दे रहे और पार्टी किसकी है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ये प्रक्रिया थी वो गलत थी, ये मानने के बावजूद हो रहा है, पहली बात। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तीसरी बात, ओसीसीआरपी जैसी संस्थाएं हो या हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं हो या फिर सिटीजन लैब जैसी संस्थाएं हो जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अभ्यास किया है, दुनिया भर की कोर्ट्स की या लोकतंत्र की ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई संस्था जिसमें जिसने उसमें कुशलता प्राप्त की हो, ऐसा रिपोर्ट मार्केट में पब्लिक डोमेन में लाती है, तो उसके ऊपर पूरी तरह से छानबीन की जाए। ये लोगों के हित में है और ये देश के हित में है। देश के जो सार्वभौमता जो है देश की, उसके अक्षुण्ण रहने के लिए ये जरूरी है। जैसे कि 2011 में कैग ने रिपोर्ट लिखी थी और उसमें कोलगेट स्कैम, कोलगेट घोटाला के नाम से उसको मीडिया ने बदनाम किया, लेकिन उसको असल में वो कोई स्कैम निकला नहीं। लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है कोल में, यानी कोयले में, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि राजस्थान की गवर्नमेंट कंपनी है अपनी विद्युत कंपनी, वो प्राइवेट पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर ना करे। आप कॉन्ट्रैक्ट देना एक अलग बात है, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो अपॉइंटी रहता है, लेकिन जॉइंट वेंचर का मतलब बराबरी का मालिक। ऐसा नहीं करे, ये इसमें कैग की रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन इसे फिर नजरअंदाज कर दिया गया है अडानी के लिए। अडानी ने जो राजस्थान सरकार के साथ जब बीजेपी सरकार में थी तब जो एग्रीमेंट किया, उसमें वो एग्रीमेंट में वो जॉइंट वेंचर किया गया है। और जो अभी हसदेव की बात जो आई है, उसमें यह है कि वो जो कोयले में इंफीरियर कोयला होता है, वो धोने के बाद जो बचता है कोयला, वो उसका मालिक गवर्नमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर उसे भी बेचने का या मालिक उसका अडानी ही है। यानी ऐसे छोटे-छोटे कई प्रावधान है, मैं आपको बताऊँ तो उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हो जाएगी। मैं भी ठीक तरह से आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसमें इतना लंबा खींच जाएगा प्रोग्राम कि आप ही समझ नहीं पाएँगे कि हमने शुरू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ पर कर रहे हैं। खैर, लेकिन मैं मोटा-मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट
की जो व्यवस्था है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं, वो गोयनका अवार्ड के फंक्शन में भाषण देने गए थे। तब उन्होंने कहा था कि सरकार को कठोर से कठोर या सरकारी कोई भी संस्था हो, किसी भी संस्था को कठोर से कठोर सवाल करना ये लोकतंत्र प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जबकि आज उन्होंने इस मामले में वकील की आवाज़ ऑब्वियसली उसको लगा होगा कि ये अन्याय हो रहा है, उसी सीआरपी का जो रिपोर्ट है वो कम से कम कंसीडर तो किया जाए। तो आवाज़ बढ़ गई ऐसा चीफ जस्टिस को लगा, तो उन्होंने कहा मेरे 23 साल की पूरी ज़िंदगी में मेरे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं, अब मेरे बचे हुए 1 साल में भी मैं ऐसे होने नहीं दूँगा। तो परसों एक घटना घटी थी कि ड्राइवर लोगों की के खिलाफ एक कानून आया था और बहुत काला कानून था और ड्राइवरों ने उसके खिलाफ हड़ताल किया। तो कलेक्टर ने ड्राइवरों के सामने एक ड्राइवर को बोला कि अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? तो वो ड्राइवर बोला हाँ सर यही बात है, इसी बात को लेकर लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो कहते हैं जब आवाज़ मत करो, आवाज़ बढ़ाओ नहीं मेरे सामने, तो यही बात है, बात इसी बात की लड़ाई है कि हमारी आवाज़ छोटी होती है, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती। हमारी आवाज़ में सत्य है लेकिन वो दबाया जा रहा है, तो आपके सामने हम इसीलिए आए हैं, यही कहना है। और आप ही ने कहा था कि हमें कठोर से कठोरतम होके बात करनी चाहिए ऐसे वक़्त। लेकिन आप कोर्ट में उस कुर्सी में बैठे हैं, तब आपको 23 साल में आवाज़ नहीं बढ़ने की याद आ गई। लेकिन इस 23 साल में से 10 साल अगर हम लोग पीछे जाएँ, तो उससे पहले कोर्ट कोर्ट जैसे चलता था और किसी की आवाज़ ऊपर नहीं उठती थी, क्योंकि न्याय होता था और किसी भी इंडिपेंडेंट जैसे कि हमने कोलगेट का देखा या फिर कैग का विनोद राय की रिपोर्ट देखी, कांग्रेस के कई मंत्री अंदर गए, तो हमने देखा कि न्याय हो रहा है, तो कौन आवाज़ बढ़ाएगा? नागरिक को आवाज़ बढ़ाने का कोई शौक नहीं है या किसी वकील को आवाज़ बढ़ाने का, आवाज़ बड़ी करने का कोई शौक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट सीधा एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट को कितने भी काबिल लोगों ने बनाया हो तो वो खारिज करती है। मैं चैलेंज देता हूँ। मैं अन्य कई अपने साथियों के साथ चैलेंज देता हूँ कि उस रिपोर्ट को झूठ साबित करके दिखाएं सुप्रीम कोर्ट की, पूरा जो पीठ बैठा था पूरा का पूरा सामने बैठे और वो उसको खारिज करके दिखाएं कि वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट हम अडानी के ऊपर लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज देखते हैं और खारिज करके दिखाएं। अब सेबी में यह है कि सेबी ने अडानी की इंक्वायरी को इतनी बार टाला है और हालांकि अडानी के एक बहुत नजदीकी रिलेटिव, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक सभ्यता का पालन करना चाहता हूं, लेकिन वो सेबी की उस इंक्वायरी कमेटी पे ही है और अन्य लोग भी हमेशा अडानी को फेवर कर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से अवगत है। सुप्रीम कोर्ट को भी जजेस भी इसी देश के नागरिक हैं और वो रोज पेपर पढ़ते हैं, वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें जानते हैं, ये सारी बातें होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है कि सेबी के अंदर जो हो रहा है या पहले हुआ है वो अडानी की जो सारी समस्या है, अडानी को लेकर जो लोगों को सारी समस्या है, इस देश को आगे जाकर बड़ी होने वाली बड़ी समस्या है, जल जंगल जमीन पे जबरन कब्जा करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ के पैसे साइफन करने की प्रक्रिया है, उनके विदेशी पार्टनर है, विदेश में उनके भाई की कंपनीज हैं, वो वहां पर शेल कंपनीज कैसे खोली गई है, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को मालूम है क्योंकि अवगत है, उनके सामने रखी गई थी। जैसे कि रफाल के वक्त हमने रखी थी, हमारे कुछ साथियों ने रखी थी, यानी इस देश का कोई भी नागरिक रखता है तो वो हमारा साथी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद हो जाता है ये कि अब ओसीसीआरपी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो अडानी दूध का धुला है। ये बात कहने के लिए अडानी और सत्ता पक्ष के भक्त पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। वास्तव में जो लोग इस रिपोर्ट को लेकर
और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर और अन्य रिपोर्ट्स को लेकर गंभीर है, फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपे हुए हैं उसको लेकर गंभीर है, वो लोगों की एक समिति भी गठित की जाए और उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जो है और चीफ जस्टिस बैठे और एक वन बाय वन उसमें पॉइंट्स बाय पॉइंटर से लेके पॉइंटर जैसे एक के पीछे एक घटना, एक के पीछे एक जो तर्क है वो लगाया जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ये रिजेक्ट नहीं कर सकता कि ओसीसीआरपी की रिपोर्ट झूठ है या नल एंड वॉइड है या सिर्फ सेबी के ऊपर छोड़कर ये चल सकता है। नहीं, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में एक तो सौंपना चाहिए या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना अपना निर्णय देना चाहिए कि इसकी छानबीन हो, इसके ऊपर कठोर से कठोर इन्वेस्टिगेशन हो। यही बात लागू होती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए। फिर और दूसरी बात यह है कि अगर यही न्याय है, ये नई न्याय संहिता यही है, तो फिर न्यूज क्लिक पर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि उनके खिलाफ भी कुछ छपा नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिर्फ 1-2 लाइनें लिखी थी, जिस लाइनों में कोई नहीं, वो चाइना में बिजनेस करने वाले अमेरिकन बिजनेसमैन के बारे में लिखा था जिनका न्यूज क्लिक से रिश्ता है। तो उसमें उनका कितने लोगों के साथ रिश्ता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में है उनका रिश्ता, चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर को पैसे दिए हैं। तो बात है रिश्ता होने की, बात बस उस बात पर 2 लोग जेल में हैं, बाकी लोग अपराधियों की सूची में हैं, सभी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लिए गए हैं, जो इक्विपमेंट्स उनको वापस अभी तक नहीं दिए गए, उनकी डाटा सिक्योरिटी की कोई ख्याल सरकार ने रखा नहीं और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे हुए हैं। और हालांकि पर्सनल, फिर एक बार बोलता हूँ, चंद्रचूड़ साहब ही चीफ जस्टिस थे और अर्नव गोस्वामी को एक दिन में उन्होंने पर्सनल लिबर्टी का बहुत बड़ा इशू बनाकर जमानत दी थी। तो बाकी जर्नलिस्ट के लिए ये भाग्य क्यों नहीं होता? बाकी जर्नलिस्ट का ये भाग्य क्यों नहीं होता? उनको क्यों नहीं बेल मिल रही? कब क्यों 5-5 साल सड़ रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और सर्वोपरि है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे बैठे और जनता को बताया कि उमर खलीद का गुनाह क्या है। उमर खलीद इतने सालों तक अंदर क्यों है और अंडर ट्रायल अगर इतने साल है और बाद में समझ लो उसको 1.5 साल की ही सजा हो जाती है, तो ऊपर जो साल उसके वेस्ट हो जाते हैं या उसको सजा नहीं होती, वो बाइज्जत बरी हो जाता है, तो जितने साल वो अंदर रहा उसका भुगतान कौन करेगा और क्या होगा उसका भुगतान? हमारे जिंदगी के कुछ साल इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के जब खत्म हो जाते हैं, जिंदगी के साल सड़ जाते हैं वो जेल में, अर्नब के साल, अर्नब की एक दिन भी पर्सनल लिबर्टी है और बाकी सबकी पर्सनल लिबर्टी का कोई ख्याल नहीं। और अडानी की कोई भी हेरा फेरी हो, अडानी का कोई भी धोखाधड़ी हो, उन्होंने की है या नहीं की है ये अलग बात है, लेकिन ये लिखा है किसी ने, किसी संस्था ने लिखा है, किसी पार्टी ने लिखा है जिन्होंने स्किल्ड लोग उस पे काम पे लगाकर इसकी खोजबीन की है। तो आप कम से कम उसको कंसिडर करके अडानी को क्लीन चिट देने से पहले इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। ये मामला इस देश से संबंध, ये देश के लोगों के, देश के जल से, देश के जंगल से और एनवायरनमेंट की बात और है, पर्यावरण की, वो तो उस पर मैं अलग से आ सकता हूँ, क्योंकि हसदेव के जंगल में हाथी से लेकर जल तक कई समस्याएं हैं जो अडानी खड़ा करने जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये बात की अगर कोई छानबीन नहीं होने वाली, कोई इसको कंसिडर ही नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कंसिडर नहीं करेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सरकार नहीं बिठाएगी, तो ये ऐसा हो गया कि एक ज्वालामुखी छिपा हुआ है एक कुकर में और उस कुकर की जो सिट्टी है वो निकाल दी गई है। अब वो कभी भी फट सकता है। लोकतंत्र इस तरह से नहीं चल सकता। एक व्यक्ति के लिए या कुछ लोगों के गुट के लिए ये सारी संस्थाएं काम कर रही है, ये हमें सामने दिखाई दे रहा है। और आप बाहर जब भाषण देते हो बड़े बड़े, यानी कि आपको कठोर से कठोर सवाल करने चाहिए संस्थाओं से, तो हम कठोर से कठोर सवाल कर रहे हैं आपको कि छानबीन क्यों नहीं हो रही है। कोई कोई भी रिपोर्ट
इतनी बड़ी संस्थाएं जो है बनाई हुई, यानी बनी हुई, ये प्राइवेट बॉडीज है, ये पब्लिक डोमेन में लिखती हैं जब इतनी बड़ी बात, तो ऐसे टाइम पास के लिए तो थोड़ी लिखती है, या उनको उसका टाइम पास उनका हो नहीं रहा है इसलिए ऐसे अकुशल लोग तो है नहीं। इन्होंने संस्थाएं बनाई है पब्लिक डोमेन में, इसके पहले भी और इसके बाद भी इनके रिपोर्ट्स आएंगे और उसका ख्याल किया जाएगा। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इसको आप किस कदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। या अदानी का मामला सिर्फ नहीं है। अदानी नहीं, ये सरकार के जितने मित्र हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी हैं, और भी कई मैं दिखा सकता हूं। जैसे कि बिल्किस बानो की मामले में लोग जमानत में बाहर आ गए, लेकिन संजीव भट्ट, उमर खलीद बाहर नहीं आ पाए। सुप्रीम कोर्ट का ये ड्यूटी है कि एक कानून लगे, या फिर इंडियन पिनल कोड हमारे लिए, और भारतीय न्याय संहिता जो खास बनी हुई है, जिसका कोड नेम भारतीय न्याय संहिता है लेकिन कुछ और है, जिससे इनको बचाया जा सके, तो इनको बचाया जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जनता करे तो क्या करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, जो वकील हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो सॉलिसिटर्स हैं, इस देश के पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व चीफ जस्टिस हैं, यानी दीपक मिश्रा जी से पहले वाले, तो उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये रवैया सुप्रीम कोर्ट के आजाद होने का संकेत है या नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से एक तरफ से सरकार पक्ष ने उनकी स्वतंत्रता पे लगाम लगाया है ऐसा लगता है या नहीं लगता है? प्राइमा फेसी हम किस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं? और ये सवालों के जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर जो लोकतंत्र के नाम पर जो पार्टीज चलती हैं, जैसे उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मार मार के थक गए हैं, बाकी भी थकेंगे। और जो जर्नलिस्ट जो हैं जेल में हैं, 5-5 साल, 6-6 साल अंडर ट्रायल है, उनका पूछने वाला कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट फिर कहता है कि ये टेक्निकल मिस्टेक है, फिर नॉट बिफोर मी कोई कहता है। तो ये सारी चीजें खेला जा रहा है। और कुछ लोग हैं, जैसे भाग्यशाली लोग, अडानी हैं, और उनके जैसे और भी एक हैं बिजनेसमैन, और 2-4 होंगे। फिर जर्नलिस्ट में जो गोदी मीडिया के सारे जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए एक अलग न्याय संहिता है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट है, जिनके लिए सारी व्यवस्था काम कर रही है। तो एक देश में ये 2 देश बन चुके हैं क्या? ये मुझे सवाल का जवाब आज जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो तो नहीं देंगे, लेकिन न्यायालय में काम किया है, ऐसे जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वकील हैं, जो वकील काम कर रहे हैं, और अन्य जो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले, जैसे ओसीसीआरपी के जो लोग हैं, वो हिंडनबर्ग कमेटी पर जिन्होंने अभ्यास किया है वो लोग, या जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इस पर सोचा है, उस पर विचार किया है, वो लोग इसका जवाब देंगे। तो लोगों के लिए इस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बिहेव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जा रही है, उसका, जैसे कि अरुण मिश्रा साहब जब जज थे, तो उन्होंने एक फैसले में अदानी को 8,000 करोड़ रुपए का उसका ठीक ठाक हो गया काम। तो तब लोगों ने कई शंकाएं जताई, लेकिन किसी शंका को कोर्ट ने एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। तो ये सारी जो बातें हो रही है, अगर वो जानबूझ के हो रही है और अब ये ऐसा ही होगा, ऐसा अगर हमें मान के चलना है, तो हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम गुलाम देश में रह रहे हैं, हम गुलाम हैं अदानी के, हम गुलाम है अर्नब गोस्वामी के, हम गुलाम है गोदी मीडिया के। लेकिन एक क्लैरिटी दिया जाए। एक क्लैरिटी नहीं है होने से लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वकीलों के ऊपर इतने पैसे बर्बाद किए जाते हैं। क्यों क्यों बर्बाद करें? हमें मालूम है अगर पहले से ही कि आप किसको बचाएंगे और किसको छोड़ेंगे, ये अगर पहले से अगर लोगों को मालूम हो जाए, तो लोग जाना बंद कर देंगे कोर्ट्स में। लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाना छोड़ देंगे। नहीं, वैसे भी इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रही है, विपक्ष को नहीं दे रही है।
तो लोगों की तो बात ही दूर की है। तो बात ये है कि अब ये देश इस तरह से चलेगा, ये डिक्लेयर करने वाला कोई है? अगर प्रधानमंत्री डिक्लेयर करना चाहते तो प्रधानमंत्री 8 बजे आकर डिक्लेयर करे कि आप कृपया अब ये सब समय व्यर्थ ना गंवाएं, आप वकीलों पे पैसे बर्बाद मत करिए, या आप किसी संस्था से कोई उम्मीद मत करिए। हमने एक न्याय संहिता बना ली है जिसमें से एक्सेप्शन ये हैं, और बाकी सारी जनताएं जो है वो दंड के पात्र है। तो इसके बाद कोई कुछ पूछेगा नहीं, कोई कुछ सुनेगा नहीं, और हम शांत हो जाएंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी कि हमारे चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब ने हम ही को कहा था रामनाथ गोयनका अवार्ड के फंक्शन में कि कठोर से कठोर सवाल पूछो, और कोर्ट में वही कहते हैं कि बड़ी आवाज में बात मत करो। अरे आवाज बढ़ जाती है कभी कभी, असत्य को सत्य को तोलने में अगर हम बैठ जाते हैं तो। लेकिन वो कलेक्टर जिसने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है एक ड्राइवर को, और वो आवाज कम करो, मेरे उम्र मेरे 23 साल में किसी ने आवाज नहीं बढ़ाई। ये दो दो जो तेवर है, दो तरह के, ये तेवर है, दो उसमें फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो क्या यह ऐसा ही चलने वाला है? अगर तो हमें बताया जाए, ताकि हम एक अच्छे गुलाम की तरह अपनी गुलामी को निभाएंगे। हम ये समझ रहे हैं कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। हम समझते हैं कि अडानी हो या एक छोटा व्यापारी हो, दोनों के लिए एक ही नियम है, इसलिए हम कोर्ट में जाते हैं, सरकार के पास न्याय मांगते हैं। एक जीएसटी के लिए पीएमएलए लगता है, जीएसटी के लिए अरेस्ट होती है छोटे उद्योगपति को, और वहां पर पैसे साइफन हो रहे हैं। कितने सारे उद्योगपति हैं जो जेल में हैं पीएमएलए में। उन्होंने जो किया है या नहीं किया है अभी तक तय नहीं हुआ। चार्जशीट में जो लिखा है कम से कम वो, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के बारे में लिखा है, उसमें क्या अलग है? तो दो न्याय अगर इस व्यवस्था में हो तो हमें वो बताया जाए, ताकि हम अपने हिसाब में रहेंगे, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। गुलाम को जो मर्यादा है उसको रहने के लिए गुलाम को पता चलना चाहिए कि वो गुलाम है। आप बता नहीं रहे हमें कि हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, और ये लोग आजाद हैं, इनको कुछ भी करने की मोहलत है। जैसे कि अडानी को कुछ भी करने की मोहलत है, वो जंगल तोड़ सकता है, वो जल ले सकता है, वो गवर्नमेंट का पार्टनर हो सकता है, और फायदे भी उसको मिल सकते हैं, और कोई भी कानून उसको लागू नहीं होता, कोई भी रिपोर्ट उस पर लागू नहीं होती, चाहे वो देश में बने या विदेश में बने। जेपीसी उस पर नहीं हो सकती। 404 सीट थे राजीव गांधी के पास, फिर भी बोफोर्स के लिए जेपीसी बनी थी, क्योंकि वो लोकतंत्र था, और हम रोज लिखते थे उसके खिलाफ। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है आज, मैं जिनको गुरु मानते थे हम लोग, तो वो लिखते थे। तो हमें आदत नहीं है, तो हमको आदत डलवा दीजिएगा। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आह्वान करता हूं प्रधानमंत्री जी से, अडानी जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और राजीव कुमार जो चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर है उनसे, कि एक जॉइंट खत हमें लिखा जाए। जैसे कि विक्टोरिया महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कारोबार हिंदुस्तान का हाथ में लेने के बाद डिक्लेरेशन लिखा था, वैसे डिक्लेरेशन लिखा जाए कि ये आम लोग हैं जो 140 करोड़ में शायद 139 करोड़ होंगे, और ये 1 करोड़ या 50 लाख लोग हैं जिनके लिए अलग न्याय संहिता का हमने प्रावधान किया है। उन्हें अलग से ट्रीटमेंट दी जाएगी, उन्हें एक दिन में बेल मिलेगी, उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, और उनका कोई भी गुनाह नहीं माना जाएगा। उन्होंने जल जंगल जमीन या पैसे देश के चोरी किए तो चोर नहीं माने जाएंगे, वो महान उद्योजक माने जाएंगे। उन्हें किसी भी विमोचन में, किसी भी उद्घाटन में पहले बुलाया जाएगा। उनको विदेश में कहीं भी अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उन्हें पहले दिया जाएगा। लेकिन आप जो 139 करोड़ बच्चे हैं, या 139 करोड़ और 50 लाख ऊपर से लोग जो बच्चे हैं, उनके लिए सब ये लागू नहीं होता। ये गुलाम प्रजा है, और गुलाम को गुलाम के हिसाब से रहना चाहिए, उसको आवाज नहीं बढ़ानी चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो या चाहे वो अपना कलेक्टर हो, क्योंकि उसे अपने औकात में रहना चाहिए। ये डिक्लेरेशन एक बार आ जाए तो हमें क्लैरिटी मिलेगी, ताकि चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या एक आम आदमी हो, एक ड्राइवर हो, सभी कोर्ट में जाना बंद कर देंगे। और विपक्ष तो पहले से ही एक फेल्यूर रहा है मेरे ख्याल से, उस पे बात बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यह है कि विपक्ष भी अपनी मर्यादा में रहेगा और इलेक्शन कमिश्नर से अपॉइंटमेंट नहीं मांगेगा।
अब काली रिबन बांधकर राजघाट पर 10 दिन खड़ा रहने से अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। गुलाम गुलाम ही रहने वाला है, तो ठीक है, यही सही। लेकिन इसका क्लैरिटी दिया जाए, डिक्लेरेशन दिया जाए और इन 4 लोगों की इस पे सिग्नेचर हो, जो प्रधानमंत्री हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और राष्ट्रपति जी हैं। इनकी साइन हो और डिक्लेरेशन किया जाए कि ये देश में अब ये प्रणाली, न्याय प्रणाली अलग से की गई है कुछ लोगों के लिए बचाने के लिए और कुछ लोगों को उन्होंने गुनाह भी नहीं किया है, तो शो मी अ मैन आई विल शो यू हिम हिज क्राइम। वो लवैतिया बेरिया का जो फेमस कोट है, उस हिसाब से उनको पकड़ा जाएगा। तो हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, चुप रहेंगे, आवाज नीचे रखेंगे और आप अगर चाहेंगे तो गर्दन नीचे करके रास्ते पे चलेंगे और आप सामने से आए तो हम हट जाएंगे। लेकिन आप हमें ऐसे मत हटाइए कि हमें बिना बताए आपने हटाया। अगर आपको हमें हटाना है, पहले, आज से पहले 70 साल की हमें ये आदत थी कि हम लोग जनता सरकारें हटाते थे। अब सरकार जनता को हटाने वाली है, तो कम से कम ऐलान तो कर दीजिए। तो ऐलान के बाद या तो हम शरण जाएँगे या एल्गार करेंगे, ये हम अपना तय करेंगे। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। एक दिन, एक 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 क्षण आएगा, जब आपको ये खुलकर बताना पड़ेगा। ये लुका-छुपी का खेल ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। आज इतना ही, धन्यवाद।